मेरा अगला सवाल ये था कि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई से क्या उम्मीद है? और ये जो वेतन आयोग की जब कंसल्टेशन जब शुरू होता है, तो कर्मचारी संगठनों के पास क्या विकल्प होते हैं उनसे बात करने के लिए और अपनी माँगें रखने के लिए? या ये सारा कंसल्टेशन आप सरकार को, कैबिनेट सेक्रेटरी को दे चुके हैं? नहीं, 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 ऐसा नहीं होता कि जब पे कमीशन जब गठित होता है, तो उसका एक प्रोसीजर है। पे कमीशन प्रॉपर संगठनों से बात करता है, उनके साथ मीटिंग फिक्स होती है और एक शेड्यूल बनता है पूरा। उस शेड्यूल के साथ जो भी मान्यता प्राप्त संगठन हैं, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट्स के हों, उसके अलावा सेंट्रल पीएसयू के हों, उनके अलावा जो सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, उनके हों। इन सभी के साथ बातचीत होती है, उनकी समस्याओं को लेता है पे कमीशन, उन पर डिस्कशन होता है और डिस्कशन के बाद वो अपना एक रिज़ॉल्यूशन तैयार करते हैं। रिज़ॉल्यूशन को वो मतलब जो है रिपोर्ट के रूप में एक एक तरीके से एक बुक के रूप में तैयार करके फिर बाद में कैबिनेट को हैंडओवर करते हैं। अब कैबिनेट का फैसला होता है, फिर कैबिनेट उस पर स्टडी करती है कि किस मामले में कौन-कौन सी रिकमेंडेशन दी गई हैं। फिर वो चेक करता है किस पर पॉजिटिव देना है, किस पर नहीं देना है, किसको खारिज कर देना है, किस पर नेगेटिव देना है, किस में कुछ बदलाव के साथ करना है। तो ये काम कैबिनेट के पास रिज़र्व रहता है, मतलब भारत सरकार के पास रिज़र्व रहता है। लेकिन हमें भरोसा है कि पहली बार किसी पे कमीशन की चेयरपर्सन मतलब एक मैं कहूँगा कि हमारी जो महिला शक्ति की तरफ से आई है, तो भरोसा है कि पहले से कहीं बेहतर न्याय होगा। ये हमें भरोसा है इस पर। हमने सुना है कुछ समय पहले शिव गोपाल मिश्र जी आए थे इसी मंच पर, और वो जब उनसे कंपैरिजन किया पूछा गया था जी, पिछले कुछ वेतन आयोग को लेकर, तो उन्होंने सिक्स्थ पे कमीशन की बड़ी तारीफ की थी। जी। क्या था सिक्स्थ पे कमीशन में जो सेवेंथ पे कमीशन में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाया? जी, ऐसा कोई जी। आपका आइडिया? बात एकदम सही है कि जो 6 देखिए हम लोग जब नौकरी में आए थे तो 6 पे कमीशन आ गया था उस समय। तो उस पर बहुत स्टडी करने का हम लोगों के पास वक़्त नहीं था। धीरे-धीरे नौकरी में आए, नौकरी की समस्याओं से परिचित होते गए और उनके खिलाफ आवाज़ें उठाते गए, पे कमीशन के भी संपर्क में आए। लेकिन जब 6 पे कमीशन आया था तो सैलरीज़ अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन, अकॉर्डिंग टू डियरनेस और अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी बेहतर हुई थी। लेकिन वहीं जब 7th पे कमीशन आया तो मतलब उसमें ज़मीन आसमान का अंतर था। 6 पे कमीशन में ग्रोथ फैक्टर 50% के आसपास था। 7th पे कमीशन में ग्रोथ फैक्टर मुश्किल से 24% था। तो देखा जाए तो दोनों के फिटमेंट फैक्टर में कम से कम 2 गुने का अंतर था। तो ये बात तो एक माइलस्टोन की तरह है कि कर्मचारी जब तक 6 पे कमीशन से कुछ बेहतर नहीं हो जाएगा, तो वो एक आइडियल स्टेट की तरह, वो एक नज़ीर की तरह लोगों के सामने रहेगा 6 पे कमीशन। अब इत्तेफ़ाक की बात ये है कि 6 पे कमीशन जब आया था, तो वो सरकार किसी और पार्टी की थी। तो लोग फिर उसको उस नज़र से देखते हैं कि उस पार्टी की सरकार ने कर्मचारियों को कुछ बेहतर दिया था। माननीय मोदी जी तो बहुत बड़े-बड़े फैसले लेते हैं, भरोसा भी है हमको और उन्होंने ऐतिहासिक फैसले लिए भी हैं। पे कमीशन के बारे में भी बातें चल रही थी कि गठन होगा ही नहीं, शायद सरकार ऐसे ही दे देगी, बहुत तरह की र्यूमर्स भी उड़ रहे थे। लेकिन गठन हुआ है, मोदी जी बड़े दिल वाले हैं, भरोसा है कि इस बार 6 पे कमीशन से मोदी जी कुछ बेहतर करेंगे, ताकि उसको भी लोग इतिहास की नज़र से देखेंगे, उसको एक माइलस्टोन के रूप में देखेंगे। तो इस बेहतरी में क्या उम्मीद है? जो इस समय 18,000 की मिनिमम मोर सैलरी देन टू गवर्नमेंट 2.64 हम तो सीधा बोलते हैं कि मोर देन 2.64 फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। वो अगर है, तो कर्मचारी उसे एक जस्टिफाइड फिटमेंट फैक्टर के रूप में देखेगा, नहीं तो फिर आलोचनाएँ होंगी और फिर वही बात आएगी कि कुछ सरकारें जो कर्मचारियों के वेलफेयर में वाक़ई सोचती हैं और कुछ सरकारें जो केवल बोलती हैं, काम नहीं करती।